गुड्डू जयपुर के पास ही एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो छोटी छोटी मूर्तियां और खिलौने बेचकर अपना घर चलाता था। अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बेटा, वो जमींदार आया था। तुम्हारे बाबा ने उससे कुछ 50,000 रुपए कर्जा लिया था। वो अब सूद समेत मिलाकर 1.5 लाख हो गया है। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे बेटा? उसने बस 2 हफ्ते का वक्त दिया है, वरना ये घर खाली करना होगा। माँ, तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम फिक्र मत करो। गुड्डू परेशान सा पैसे जुगाड़ करने का रास्ता सोचते हुए बाहर निकल आता है। तभी घूमते हुए उसकी नजर एक बड़े से पोस्टर पर पड़ती है। 10 दिन बाद जयपुर शहर में मूर्तियों का एक एग्जीबिशन होने वाला था। उसे एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने तुरंत वापस लौटकर मूर्ति बनाना शुरू किया और 9 दिन की मेहनत के बाद 10वें दिन मूर्ति लेकर एग्जीबिशन में पहुंच गया। देखिए सर, ये मेरी सबसे कीमती मूर्ति है। और तुम्हें लगता है ये मूर्ति एग्जीबिशन में रखने के लायक है? पर क्यों सर, क्या हुआ? कोई कमी रह गई है क्या? कमी? गुड्डू, तुम इसे मूर्ति कह रहे हो? ये मूर्ति कहने लायक ही नहीं है। मिट्टी का कबाड़ है, कबाड़। सर, ऐसा मत कहिए। इस मूर्ति को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसे मेहनत नहीं कहते गुड्डू। ये मूर्ति एग्जीबिशन में तो क्या, कहीं पर भी रखने के लायक नहीं है। ले जाओ इसे वापस। ये मूर्ति सिर्फ कचरे के डिब्बे में फेंकने लायक है। ले जाओ इसे यहां से। गुड्डू की आंखें भर आई। अपनी मेहनत को इस कदर अपने सामने बिखरते देख वो बहुत दुखी हो गया। गुड्डू ने आंखों में आंसू लिए उसे देखा और अपनी मूर्ति के टुकड़ों को समेटकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद करण शिंदे खुद से ही बात करने लगता है। सपने हैसियत देखकर पूरे किए जाते हैं, और तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम इस एग्जीबिशन में अपनी मूर्ति रखो, समझे? चाहे कितनी ही खूबसूरत मूर्ति बना लो, गरीबी तुम्हें कभी ऊंचा उठने ही नहीं देगी, और मुझसे आके तो तुम कभी नहीं निकल सकते। गुड्डू रोता हुआ बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करे। वो माँ से वादा करके आया था, वो पूरे पैसे लेकर आएगा। अब वो माँ को क्या जवाब देगा? कोई फायदा नहीं हुआ इतनी मेहनत करने का, सब बर्बाद हो गया। मेरी महीनों की मेहनत बिखर गई। वो उस टूटी हुई मूर्ति को गुस्से से वहीं पर फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। पर कुछ दूर जाने के बाद ही वो वापस पलट कर देखता है। उसे अपनी मूर्ति से बहुत प्यार है, जैसे उसका ही हिस्सा हो। वो ऐसे कैसे उसे फेंक सकता है? चाहे जो भी हो, चाहे मैं कितनी ही बार असफल रहूं, पर मेरी मूर्तियां मैं नहीं फेंक सकता। एक दिन यही मुझे कामयाब बनाएंगी। हाँ। गुड्डू ऐसे ही उस मूर्ति को लेकर वहां से निकल जाता है। शाम हो चुकी थी। वो दूसरे शहर से यहाँ आया होता है, इसलिए फिलहाल उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। गुड्डू बहुत थक गया होता है, इसलिए वहीं बेंच पर पीठ लगाकर
एक झपकी लेने लगता है। गुड्डू काफी देर तक सोता रहता है और फिर अचानक एक आवाज के साथ उठता है, कौन कौन है? पर वहां कोई होता ही नहीं। अचानक गुड्डू की आंखें हैरान से बड़ी हो जाती हैं जब वह अपने सामने अपनी मूर्ति को देखता है। ये मूर्ति तो टूट गई थी, ये वापस ठीक कैसे हो गई? वो मूर्ति के पास जाता है और उसे छूकर देखने लगता है। ये तो सच में पूरी हो गई, पर ये हुआ कैसे? ये तो पूरी टूट गई थी। गुड्डू अच्छे से ऊपर से नीचे तक आगे से पीछे घूमकर उस मूर्ति को देखता है और फिर अचानक खुशी से उसकी आंखें चमक जाती है। ये तो चमत्कार हो गया, मेरी मूर्ति ठीक हो गई, मेरी मूर्ति। गुड्डू खुश होते हुए उस मूर्ति को गले से लगा लेता है। कोई बात नहीं, अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ, पर तुम ठीक हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी शहर में मैं किसी को नहीं जानता, तो आज यहाँ रुक जाता हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। गुड्डू उस मूर्ति को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके एक दुकान पर कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो हैरान रह जाता है। मेरी मूर्ति कहाँ गई? यही तो थी मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति। गुड्डू वहीं खाने का सामान रख आसपास मूर्ति को ढूंढने लगता है और आसपास देखते हुए उसकी नजर पार्क के गेट पर चली जाती है, जहां मूर्ति के पास एक औरत खड़ी होती है जो ध्यान से मूर्ति को देख रही होती है। कौन हो तुम और मेरी मूर्ति को कहाँ लेकर जा रही हो? ये आपकी मूर्ति है? हाँ, ये मेरी मूर्ति है और तुम इसे चुरा कर ले जा रही थी। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और इस मूर्ति को यहाँ देखा तो बस रुक गई। मेरा नाम मधु है। झूठ ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। ये मूर्ति मैंने पेड़ के नीचे रखी थी। पर मैंने तो इसे यहीं देखा, ये यहीं पर थी। गुड्डू उसे घूरने लगता है। भला मूर्ति खुद तो चलकर आई नहीं है, कोई इसे यहाँ लाया ही होगा ना? मुझे नहीं पता, पर आपकी ये मूर्ति बेहद खूबसूरत है। आपने खुद बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है, पर कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं? कितनी खूबसूरत मूर्ति है ये। ऐसी और भी होंगी, आप इन्हें एग्जीबिशन में क्यों नहीं रखते? कौन रखेगा मेरी मूर्ति को एग्जीबिशन में? वहाँ तो बड़े बड़े लोगों के राज हैं और मैं ठहरा छोटा सा मूर्तिकार। अरे, इसमें छोटे बड़े की बात कहाँ से आई? बात तो तुम्हारे जादू की है। कितनी खूबसूरत मूर्ति है। तुम बहुत हुनरमंद हो। तुम्हारे हुनर में ऐसा जादू है कि मूर्ति बिल्कुल जीवित नजर आती है। हुनरमंद होने का क्या फायदा जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता? हम गरीबों की मदद कौन करेगा? ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कल होने वाले एग्जीबिशन में तुम्हारी मूर्ति को रखवाना चाहती हूँ। कल वाले एग्जीबिशन में? पर कैसे? कौन है आप? मधु ने उस मूर्ति को देखा और कुछ सोचने लगी। मैं एक मूर्तिकार हूँ। सिर्फ मूर्ति ही नहीं बनाती, बल्कि उनकी भावनाओं को भी समझती हूँ। और कल ये मूर्ति एग्जीबिशन में जरूर रखी जाएगी। अगले दिन एग्जीबिशन में गुड्डू की मूर्ति भी रखवाई जाती है, पर किसी को गुड्डू का नाम नहीं पता होता, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब गुड्डू की कोई मूर्ति एग्जीबिशन में रखी गई है। गुड्डू खुश होकर देख रहा था। सबसे ज्यादा भीड़ उसकी मूर्ति के सामने होती है और ये सब देखकर उसे बेहद खुशी होती है। करण शिंदे ये सब देखकर उसके पास आता है। तुमसे कहा था ना, तुम एग्जीबिशन में मूर्ति नहीं रख सकते। फिर किसने रखवाई ये मूर्ति? आपने तो तोड़ ही दी थी, और शायद आज मेरा यहाँ आना लिखा था। मेरी मूर्ति ठीक भी हो गई और मधु जी ने मेरी मूर्ति एग्जीबिशन में रखवा भी दी। मधु? ये कौन है? एक मूर्तिकार है, यहाँ एग्जीबिशन में है वो। शायद उनकी मूर्तियां भी हैं।
यहाँ मधु नाम की कोई मूर्तिकारा नहीं है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है। गुड्डू उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो इधर उधर देखता है पर मधु उसे कहीं नहीं दिखती। वो सारी मूर्तियों को भी देखता है पर उसे कहीं पर भी मधु की मूर्ति नहीं मिलती। ये सब क्या हो रहा है? मधु नाम की कोई इंसान नहीं। फिर वो कौन थी जो कल मुझे मिली थी, जिसने मेरी मूर्ति यहाँ प्रदर्शनी में रखवाई? गुड्डू परेशान सा यहाँ वहां देख रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपनी मूर्ति पर चली गई। मूर्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख गुड्डू को याद आने लगा। अचानक उसकी टूटी हुई मूर्ति का जादुई तरीके से ठीक हो जाना, फिर मधु का उससे मिलना, मूर्ति का प्रदर्शनी में आना और अब मधु का गायब हो जाना। उसे याद आता है कि मूर्ति कल अपने आप पार्क के गेट के पास पहुंच गई थी। गुड्डू सारी कड़ियां जोड़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी मूर्ति तिलिस्मी हो गई थी। शायद ये उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था। इसका मतलब ये सब मेरी मूर्ति ने किया है। ये तो चमत्कार है। गुड्डू खुश हो जाता है। इतनी में एक आदमी उसके पास आता है। सुनिए, मेरा नाम यश पाटिल है। मुझे आपकी मूर्ति बेहद पसंद आई है। माफ कीजिएगा, ये मूर्ति बेचने के लिए नहीं है। ओह, तो क्या आप मेरे लिए ऐसी ही कोई खूबसूरत मूर्ति बना देंगे? हैं? मेरी पत्नी को मूर्तियों का बहुत शौक है जी। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। प्लीज मना मत कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। गुड्डू को वहाँ कई लोग उस मूर्ति की कीमत लगाने को बोलते हैं पर गुड्डू नहीं बताता। तो वहाँ खड़े कई लोगों ने खुद उसे मूर्ति बनाने को कहा था और मुंह मांगी कीमत में खरीदने को भी। गुड्डू ने खुश होकर सबको हाँ बोल दिया था और प्रदर्शनी खत्म करके बाहर आता है। तो वहाँ दो आदमी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। सर, हमने आज प्रदर्शनी में आपकी मूर्ति देखी, पर आपने कहा वो बेचने के लिए नहीं है। अगले महीने एक स्कल्पचर एग्जीबिशन होने वाला है। क्या आप उसके लिए मूर्ति बना सकते हैं? सर प्लीज मना मत कीजिएगा। जी जरूर, मैं ये काम जरूर करूंगा। उसे यकीन हो गया था कि ये सब उसकी मूर्ति ने किया है। वो लोग 2 लाख रुपए एडवांस भी देते हैं, जिससे गुड्डू जमींदार के पैसे चुका देता है। गुड्डू की बनाई मूर्ति इस एग्जीबिशन में सबसे महंगी बिकी और गुड्डू जानता था इस कामयाबी में उसकी जादुई तिलिस्मी मूर्ति का हाथ है, जिसकी वजह से वह इतना आगे बढ़ पाया है। उसने आज तक उस मूर्ति को कभी किसी को नहीं बेचा, चाहे किसी ने उसे करोड़ रुपए ही ऑफर क्यों न किया।